नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा फिलहाल देश के लोकतंत्र को बचाना है, भाजपा को हराना है। आखिरकार कैसे दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कर लिया पीएम आवास का घेराव, जमकर हुआ जोरदार तरीके से हंगामा। क्यों इमरान प्रतापगढ़ी बोले नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाना है। इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। और कैसे आखिरकार दोस्तों पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री को बता दिया कायर, कहा इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले भाजपा को हराना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ नफरत के बल पर राजनीति करती है। वो धर्म को एक दूसरे के धर्म से लड़वाकर, भाई को भाई से लड़वाकर सिर्फ अपना राजनीतिक फ़ायदा ढूंढती है। राहुल ने कहा कि इस देश के लोगों को एकजुट होना होगा और ख़ास कर दोस्तों गांधी की इस लड़ाई में सबको साथ आना है। एक बार ऐसा भी समय आया था जब गांधी जी ने अंग्रेज़ों को डंडी के बल पर भगा दिया था, और एक बार फिर से दोस्तों हमारे देश पे कुछ ऐसी ही ताकतों का कब्ज़ा हो गया है जो देश के भाईचारे को ख़त्म करना चाहती हैं। इसीलिए दोस्तों लोग उम्मीद करते हैं, बार बार ये आशा करते हैं कि फ़िलहाल इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय होगा। आपको बता दें चले, हालांकि चुनाव से पहले गोदी मीडिया पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोगों को बहकाया जाए, कौन सा गठबंधन मजबूत है का बार बार इस चीज़ों को कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो चुका है और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार फाइनल है, क्योंकि अब की बार टिक नहीं पाएगी इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी की सरकार। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार हंगामा, पीएम आवास का कर लिया घेराव। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने दोस्तों अब बीजेपी के घेराव के लिए ज़ोरदार तरीके से प्लान भी तैयार कर लिया, जहां पर उसने पीएम आवास का घेराव कर लिया। आपको बता दें चले, माना ये जा रहा है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में नरेंद्र मोदी का हाथ है। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिया, जिसके बाद सियासत तेज़ हो गई है। यही नहीं, जर्मनी ने भी प्रधानमंत्री की धज्जियाँ उड़ा दी और भारत के लोकतंत्र पर सवाल भी उठाया। अब दोस्तों कुछ ऐसे लोगों ने हमारे देश पर कब्जा कर रखा है जिनकी वजह से बार बार भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठने लगे। पहले देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़िलहाल देश की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाओ। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, उसने कभी भी ना बीजेपी के खाते फ्रीज करे, बैंक खाते, ना दोस्तों किसी को बोलने से रोका। अगर दोस्तों कांग्रेस भी बीजेपी की तरह होती तो आपको लिख के दे सकता हूँ, दिल्ली की सरकार ये लोग कभी गिरा नहीं पाते। आप समझिए, आज जो प्रोटेस्ट होता है तो मोदी सरकार किसी की बात नहीं मानती है और उन्हें भर कर उठा लिया जाता है, जेलों में भर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के समय में दिल्ली में यही लोग थे जो बैठ कर हंगामे करते थे। उसमें हालांकि अरविंद केजरीवाल भी थे, अन्ना हज़ारिया भी थे, लेकिन उस वक़्त दोस्तों अगर कांग्रेस ने बीजेपी वाली रणनीति अपनाई होती तो चाहे कितना ही सर पटक लेते, कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनको जेल में भी ठुसवा देती उस वक़्त भी। लेकिन कांग्रेस का लोकतांत्रिक तरीका था और भाजपा का दोस्तों लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक तरीके से अपनी दबिश बताना है और विपक्ष की आवाज़ को दबाना है। आपको बता दें चले दोस्तों, पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल दिया कायर, कहा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कायर आदमी है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक की कार्रवाइयों पर पप्पू यादव ने मोदी सरकार को घेरा। पप्पू यादव ने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, राहुल गांधी को इस देश का पीएम बनाना। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि आज जो देश का लोकतंत्र ख़तरनाक जगह जाकर खड़ा हो गया है। खुद पप्पू यादव तक को दोस्तों जेल की हवा खिला चुकी है बीजेपी। पप्पू यादव ने कहा कि उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, प्रोटेस्ट करने पर उनको भी इस बात की सज़ा मिली थी। पप्पू यादव ने यह भी बताया कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री इस देश के एक कायर आदमी हैं, इस देश का पीएम कायर है। उन्होंने कहा, पप्पू ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री पीछे से वार करते हैं,
वो सत्ता में रहकर, ताकत में रहकर विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, चाहे गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो या मामला राहुल गांधी का हो, हर मामले में बीजेपी फेल हो चुकी है। क्या दोस्तों इस बात को झुठलाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कितनी खतरनाक तरीके से कुचलने में लगी हुई है? और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात हर किसी की ज़ुबान पर है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट है। और ये बात दोस्तों बार बार दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल इस सरकार की नीतियाँ आपके और मेरी समझ से बहुत बाहर हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन के सामने टिक नहीं पाएगी बीजेपी, क्योंकि इस बार देश को, खासकर कर दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका हक हम दिलाकर रहेंगे। अखिलेश ने कहा पीडीए का मतलब साफ है, दलित पिछड़े और आदिवासियों के साथ हैं हम। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल में जो देश के सही रखवाले हैं, दलित पिछड़े आदिवासी, उनको उनका हक अब तक नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही सबसे पहले किसान, गरीब, मजदूर और दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए काम करेंगे हम। उन्होंने कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई उस दिन बीजेपी को यूपी से ही विदाई दिलवाएंगे हम। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश का कहना है ये लोग यूपी से आए थे और यहीं से इनको वापस भेजा जाएगा। सीधी सी बात ये है दोस्तों, इस चुनाव से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। ख़ास कर आप देख लीजिए, आज कोई सा वर्ग खुश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम वर्ग दोस्तों बीजेपी से दुखी है, क्योंकि अगर आपको याद ना हो तो याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में के संविधान के साथ दोस्तों खिलवाड़ किया है वो सबके सामने। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल से खास कर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की कोई भी समस्या हल नहीं की गई। सिर्फ धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों जहर फैलाया जाता है और एक दूसरे से लड़वा कर वोट पाने की कोशिशें की जाती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज, तो कांग्रेस ने भी निकाल लिया बीजेपी के खिलाफ दोस्तों पूरा का पूरा गणित। तो आपको बता दें कर्नाटक से कांग्रेस करेगी खेल। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में ज़्यादातर जो मंत्रियों के बेटे वगैरह हैं, कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दिया है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि जो कांग्रेस के ईमानदार नेता हैं उन लोगों की फैमिली को ही टिकट दिया गया है, ताकि आने वाले समय में कोई ज़्यादातर पलटी ना मारे दोस्तों। क्योंकि आपको याद होगा ज़्यादातर बीजेपी दोस्तों धन बल के बल पर लोगों को तोड़ने का काम करती है। हालांकि बस वो ऐसी जगह पर ही तोड़ पाती है, लेकिन अगर हम बात करें ऐसे नेताओं की जो ईमानदार हैं, वो कांग्रेस में किसी हाल में नहीं जाते बीजेपी में। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, विपक्ष को तोड़ो, पैसों के बल पर या फिर ईडी के बल पर डरा के ले आओ उसको अपने पास। और ये हर पार्टी के साथ करती है बीजेपी। यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर उंगलियां भी उठती रहती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। इमरान प्रतापगढ़ी बोले नए अंग्रेज़ आए हैं, मैं नया गांधी लेकर आऊँगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी को नया गांधी बता दिया है इमरान प्रतापगढ़ी ने, और नए अंग्रेज़ जो है मोदी सरकार और उनके चेले चपटों को बताया गया है। आपको बताते चले दरअसल भारत के लोकतंत्र पर अब विदेशों में सवाल उठते हैं। कभी हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता था, आज भी भारत को ये कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं। मोदी सरकार की कार्रवाइयों पर दोस्तों जैसे ही विदेश सवाल उठाता है तो भारत नाराज़ हो जाता है, भारत को बुरा लग जाता है। क्यों भाई? जब विदेश से लोग सच्चाई बता रहे हैं और उनको पता चल गया है कि फ़िलहाल आप क्या कर रहा हो, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सिंपल सी बात है। लेकिन सरकार की नीतियाँ जो है दोस्तों वो आपके और हमारे आम जनता के तो खिलाफ़ हैं, ये बात तो सच हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हुआ हल्ला बोल। जी हाँ, ईवीएम को हटाओ, देश को बचाओ, कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले लंबे समय से कांग्रेस और तमाम विपक्ष पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि फ़िलहाल ईवीएम के बजाय वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से। लेकिन आपको बताते चले कांग्रेस ने एक बीच का तोड़ ये निकाला था कि अगर ईवीएम नहीं भी हटती तो फिर हमें एक वीवीपैट की जो पर्चियां हैं जो कि मशीन के अंदर ही गिर जाती हैं वोट देने पर दोस्तों,
उस पर्ची को लोगों के हाथ में दिया जाए और उसको एक अलग बॉक्स में डाला जाए। इससे क्या होगा दोस्तों कि फ़िलहाल अगर ईवीएम में बाई चांस कोई गड़बड़ी होती है वो भी पता चलेगी, और अगर गिनती में कोई गड़बड़ी की जाती है दोस्तों तो बाद में उन बॉक्सों को, यानी कि उस बॉक्स में जो पर्चियाँ डाली जाएंगी उनको गिना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईवीएम में खेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईवीएम को पहले से ही सेट किया जा सकता है, ये हम भी मानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों ईवीएम में जुगाड़ ज़रूर हो सकता है। भाई जब एक छोटा सा कीपैड मोबाइल में बटन दबाओ, आप कभी कीपैड बिगड़ जाता है तो बटन दबाते हो कोई से नंबर का दबता कोई सा, ऐसे ही दोस्तों ईवीएम में आराम से सेटिंग की जा सकती है। बटन आप दबा रहे हो, कांग्रेस का वोट जा रहा है बीजेपी को, क्यों नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ कि चुनाव आयोग ईवीएम की प्रक्रिया वही रखे, लेकिन उसको एक अलग बॉक्स में वो चिट डलवाने में क्या प्रॉब्लम है। सीधी सी बात यह है, आपको याद होगा पहले ईवीएमओ में वाइट कांच होते थे, वाइट कांच में पता चलता था कि आखिरकार कौन सी पर्ची गिरी और आप उसको 2-3 मिनट तक देख सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है दोस्तों कि फ़िलहाल अब तो ईवीएम में भी काला कांच लगा दिया गया है कि आपको वो भी नहीं दिखता जो पहले दिखता था, और तमाम चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ों को रोकने के लिए कम से कम विपक्ष को सवाल तो उठाना ही थे, और इसीलिए विपक्ष ने सवाल उठा रखे हैं सरकार के ऊपर। आपको बता दें चले दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू का भाजपा के ऊपर हमला, कहा पूरे 5 साल चलेगी हिमाचल की सरकार और उसके बाद भी हमारी सरकार बनेगी, हम हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाएंगे, यहाँ पर काम चल रहा है। दरअसल आपको बता दें चले, कांग्रेस के 9 विधायक तोड़ लिए थे बीजेपी ने, जिसमें 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के थे। सुक्खू ने हमला बोलते हुए कहा था कि फ़िलहाल जो करना है वो करें ये लोग। उन्होंने कहा जो चलेगा वो चलेगा, अब हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को लगता है कि वो पैसे के धन बल के ज़ोर पर सरकारें गिरा और ख़रीद लेगी, पर दोस्तों जब जनता अपने पर आती है ना तो वो हरा कर ही मानती है। आपको याद होगा कर्नाटक में क्या हुआ, बीजेपी ने पूरी कोशिश की, वहाँ पर सरकार ख़रीद कर बना ली थी और कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, लेकिन DK शिव कुमार की हिम्मत ने फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनवाई और कांग्रेस को अब की बार पूरी बहुमत मिली, छप्पड़ फाड़ बहुमत मिली, और बीजेपी दोस्तों मुंह ताकती रह गई। तो दोस्तों जब जनता अपनी पर आती है ना तो बीजेपी क्या कोई भी हो उसको उखाड़ कर आराम से फेंक सकती है। इस देश में बहुत बड़े बड़े राजा रजवाड़े थे, उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, उनको भी यही लगता था कि हमें कोई कभी ख़त्म नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं मिटा सकता, हम हमेशा ऐसे ही राजाओं की तरह रहेंगे। लेकिन दोस्तों सबके राजपाट छिन गए, राजा रजवाड़े ख़त्म हो गए और रह गया सिर्फ वही देश में जो आम जनता के पास होता है। तो आप समझिए ये एक सरकार के लिए सबक ही है कि ये सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि हम सत्ता से नहीं जाने वाले। ऊपर वाला करेगा दोस्तों तो 2024 में इनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, और ये 24 में ही सत्ता से बाहर होने वाले हैं। और जिस दिन सत्ता से बाहर हुए उस दिन दोस्तों जश्न की रात होगी, क्योंकि देश से एक बुरा साया हट जाएगा जिसने हमारे देश पर थोड़ा अंधेरा कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर आग बबूला होगा दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगती है, उसकी राजनीति का बेसिक ही धर्म है। दरअसल आपको बताते चले, एक तरफ दोस्तों ज्ञानव्यापी पर फैसला आ गया है तो ओवैसी ने बीजेपी पर भी हमला बोल दिया। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी का कहना है कि धर्म के नाम की राजनीति हो रही है, कभी ज्ञानव्यापी तो कभी मंदिर मस्जिद, तो कभी दोस्तों विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालना और ख़ास कर चुनाव से पहले ही प्रक्रियाएं करना, ये देश के संविधान के ख़िलाफ़ जाता है। आप भी जानते हैं दोस्तों इस बात को कि चाहे केजरीवाल हो या कोई और हो, अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो फिर देश में सवाल तो उठेंगे ही। सरकार चाहे कुछ भी कह ले, सरकार के पास तो 10 बहाने, हमने ऐसा नहीं किया, कोई हमने जानबूझकर ये नहीं किया, केजरीवाल के ख़िलाफ़ सबूत है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस इंसान से आपने 60 करोड़ रुपए वसूले वही केजरीवाल के ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका, ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सुप्रीम इजाज़त, अब एक साथ होंगी दोस्तों तीनों मामले पर सुनवाई। दरअसल आपको बताते चले, पहले मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां पर कहा गया था कि पूजा पर रोक लगानी चाहिए, तहखाने वाले मामले पर सुनवाई होनी चाहिए, और दूसरा जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ पर मंदिर था कभी
बहुत साल पहले, बहुत 200-400 साल, जितने भी साल वो बता रहा है। और एक और मुद्दा जिसमें ये कहा गया है कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए थी। तो ये तमाम मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को मान लिया है, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले तो क्या कहने, ऐसा लगता है दोस्तों कि वहाँ पर तो तमाम फैसले जो है मुस्लिम पक्ष के खिलाफ दिए जाते हैं। और ये तमाम फैसले बार बार देखने को मिले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रवैया रहा है पिछले कुछ सालों में, वो सरकार की तरफ झुका हुआ रहा है। मतलब जो फैसले आते हैं ना, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओ। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है, जो कि मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा कि भैया मस्जिद के तहखाने में पूजा हो रही है, ऊपर मस्जिद है, ये कोई बात होती है। और दोस्तों आप समझिए, वहाँ पर 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, इससे क्या मतलब है। अभी तो वहाँ पर मस्जिद है, और लोग दोस्तों जो है यहाँ पर पास्ट में नहीं जीते हैं, लोग जो है फ्यूचर में जीते हैं, अभी में जीते हैं, बाद में नहीं जीते। तो आप समझिए, जो आज है वहाँ पर वही रहना चाहिए, जो कल था वो बात कल की थी। और आप समझिए, एएसआई का सर्वे दोस्तों बेसिकली कोई ये नहीं रहता है कि इसका सर्वे बिल्कुल सक्षम ही है, हाँ वहाँ पर ये था ही, ये एक दोस्तों सोच है। एएसआई भी आप समझिए, एएसआई के सर्वे पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसको बार बार मुस्लिम पक्ष कहता है कि एएसआई के सर्वे को हम नहीं मानते, क्योंकि दोस्तों ये सर्टिफाइड नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि वहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के दाव से इस बार बिहार में भगदड़ मच गई है, ख़ास करके जो है यहाँ पर दोस्तों नीतीश कुमार के पाले में। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि नीतीश कुमार ने के पाले में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू के कई नेताओं को तोड़ लिया और उनकी पार्टी में आ गया। हालांकि हम आपको बता दें, जेडीयू खुद ही छोड़ छोड़ कर भाग रहा है नेता। एक चीज़ तो लोगों को पता चल चुकी है कि दोस्तों नीतीश कुमार के साथ कई लोगों का फ्यूचर डामाडोल है, क्योंकि नीतीश कुमार दोस्तों एक पल इधर होते हैं, दूसरे पल बीजेपी में चले जाते हैं। एक पल कहते हैं कि हम देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, दूसरे पल बीजेपी को ज्वाइन करके कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। आप समझिए, आरजेडी के साथ जाकर कहने लगे कि हमारा आरजेडी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए हम वापस बीजेपी में आ गए। तो वहाँ पर क्या नाच गाना करना चाहिए था क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी को, तब इनका मन लगता दोस्तों। मतलब आप समझिए, एक ऐसा एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है जो कि वैलिड नहीं है। इस एक्सक्यूज़ का क्या मतलब होता है कि हमारा दिल नहीं लग रहा था, इसलिए हम वापस बीजेपी में आ गए। मतलब ये भी अजीब बात है कि वहाँ पर नाच गाना तो चल नहीं रहा था जो आपका दिल लगेगा। और तेजस्वी यादव ने सही कहा था कि चाचा की गारंटी कोई ले ही नहीं सकता है दोस्तों। चाचा कब पलटी मारेंगे, कब वो जो है यहाँ पर दोस्तों वो करेंगे पलटी मारकर, ये कोई बता नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, खुद ही नीतीश कुमार ने कहा था कि भैया हमारी जो सरकार है वो गिराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी हमारे विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है, और आप जो है गठबंधन कर लीजिए हमसे। तो लालू प्रसाद यादव ने हामी भर दी थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को डर सताया, किसका दोस्तों, जेल जाने का। क्योंकि सब जानते हैं कि ईडी के शिकंजे में विपक्ष फंसता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, नीतीश को भी धमकी दी गई होगी कि या तो यहाँ आ जाओ या फिर तैयार हो जाओ ईडी की गिरफ्त में जाने को। इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार ने पाला बदल कर इधर आ गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की हुंकार। राहुल बोले 2024 के चुनाव में जनता देगी हमारा साथ। जनता को अब पता चल चुका है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, देश के साथ वो लोग हैं जो देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, और देश के ख़िलाफ़ वो लोग हैं दोस्तों जो देश में ख़ास कर नफ़रतें फैला रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। और तमाम मुद्दों पर दोस्तों सरकार की ये नीतियाँ अजीब और गरीब है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और दोस्तों